एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बुक का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और इससे पहले कि मैंने ऑलरेडी 11 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, वीडियो बना दी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो वहां से जाकर आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। और अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह बाय करने हैं, जो कि सेमेस्टर 6 के लिए बनाया जा रहा है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के पास सेमेस्टर 6 में एक मेन कोर्स है जीएसटी एंड कस्टम लॉ, आप लोगों के लिए सीरीज बनाई जा रही है। और अगर आपको इसके नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर। तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है, क्या प्रोसीजर है बता दीजिए। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज के अराउंड है, वो आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड ई-वे बिल। इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेसिकली। पहला टॉपिक है टैक्स इनवॉइस, क्या होता है, टैक्स इनवॉइस के बारे में समझेंगे। दूसरा, उसके बाद हम सीखेंगे कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इसका क्या इस्तेमाल होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ई-वे बिल, ई-वे बिल जो है वो क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी टाइम वेस्ट को करें। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनवॉइस होता क्या है। सिंपल से तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई सप्लायर हो, आपने कोई सप्लाई करी, तो जो रिसिपिएंट है जब वो आपको पैसे पे करता है, तब आपको उस सप्लाई के बदले में एक एविडेंस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक एविडेंस देना पड़ता है, जिसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो सप्लायर है, जो माल बेच रहा है और जो माल ले रहा है, अगर वो दोनों रजिस्टर्ड हैं, यानी कि वो दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनके पास जीएसटी नंबर हैगा, दोनों के पास है, आपका सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और आपका रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो फायदा ये होता है कि जो टैक्स है वो सप्लायर जो आपसे कलेक्ट करेगा सेल करने के तौर पर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर आपको बेचेगा, यानी मैं मान लो सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, आप भी टैक्स रजिस्टर्ड हो और मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मैंने जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज अगर आपको बेची, तो मैं उस पर आपसे क्या कलेक्ट करूंगा? जीएसटी। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। ये जीएसटी मैं कलेक्ट करके किसको पे करूंगा? आगे गवर्नमेंट को। ठीक है, और आपका क्या बेनिफिट होगा? अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको उस पर मिलेगा आईटीसी। अगर मैंने जीएसटी पे करा है गवर्नमेंट को, तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी मिलने का रूल नंबर 1 ये होता है कि आप लोगों के पास वो टैक्स इनवॉइस या कोई भी बिल ऑफ पेमेंट वगैरह, सप्लाई वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, जो कि मैं आपको दूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों की दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो भी आप अगर आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गुड्स या सर्विसेज रिसिप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था आईटीसी की बात। अभी हमने पढ़ा कि इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है। तो जो मैंने बताया कि अगर मैं कोई भी सप्लाई कर रहा हूं और सप्लाई आपको कर रहा हूं और आपको मैं उसके बदले में उसका इनवॉइस दे रहा हूं, यानी टैक्स इनवॉइस, जिसपे टैक्सेबल इनवॉइस होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं पर्सन सिर्फ वही दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टैक्स इनवॉइस, या बोल सकते हैं बिल ऑफ इनवॉइस, या बोल सकते हो नॉर्मली इनवॉइस। ठीक है, तो इनवॉइस कौन देता है? इनवॉइस सप्लायर देता है। इनवॉइस किसको मिलता है? इनवॉइस रिसिपिएंट को मिलता है। और इनवॉइस वो जो सप्लायर है वो कब इशू कर सकता है? अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तभी वो इनवॉइस इशू करेगा। अदरवाइज अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तब वो क्या इनवॉइस करेगा? तब वो क्या इशू करेगा? तब वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, यानी कि बीओएस, बिल ऑफ सप्लाई जो है वो इशू करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनवॉइस के डेफिनेशन में, invoice means the issue of tax invoice, ensure transparency and serve as evidence of transaction। कह रहा है कि जो इनवॉइस होता है इसका मतलब होता है ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंसी, एक कागज होता है, एक इनवॉइस होता है। जो इनवॉइस इशू करा जाता है वो तब किया जाता है जब कोई सप्लायर किसी भी रिसिपिएंट को कुछ माल बेच रहा है, तो उसका एविडेंस होता है इनवॉइस, एविडेंस होता है। ठीक है, कह रहा है द आईटीसी इज अवेल इफ एंड ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजेशन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट नोट। कह रहा है कि आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास इनवॉइस है हमारा, तभी वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। कौन? आपका रिसिपिएंट, जिसने इनवॉइस लिया है, तभी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी अंडर सेक्शन 31(1)
एंड 31(2). तो इसके अंदर ना अब हम ये देखेंगे कि जो टैक्स इनवॉइस होता है इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स बनाए गए हैं कि टैक्स इनवॉइस बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है। तो वो फॉर्मेट जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। भाई फॉर्मेट जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यानी कि बोर्ड पे आपको फॉर्मेट शो कर दिया मैंने, वो देख लो। तो आपको जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट शो कर रहा है, तो इसमें कुछ मैं पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस के सेक्शंस जैसे कि 31(1) और 31 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो चीजें फॉर्मेट में डाली गई है ना कि एक टैक्स इनवॉइस क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पर शो कर रही होंगी। तो अब मैं सारा आपको रीड करके बुक में से समझाऊंगा, आप लाइन से शुरू से एक एक डेफिनेशन करके देखते रहना। सबसे पहले लिखा है ए पॉइंट में कि नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना चाहिए सप्लायर का यानी कि नाम। टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी टैक्स इनवॉइस दिया जाता है उसमें होता है नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होता है, ठीक है। उसके नीचे लिखा है एक कंजिगेटिव सीरियल नंबर होना चाहिए। बी पॉइंट में लिखा है एक कंजिगेटिव सीरियल नंबर होना चाहिए जो कि 16 डिजिट के अंदर होना चाहिए, कम से कम 16 डिजिट का होना चाहिए। जैसे कि जीएसटी नंबर फॉर एग्जांपल आपका पेन वगैरह से मिल के बनता है, ठीक है। आगे जैसे लिखा रहता है 7AXBH340997ZPQ ऐसा करके एक जीएसटी नंबर होता है, 16 डिजिट के अंदर होता है वो, ठीक है। तो वो आपका एक होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। और उसमें जीएसटी नंबर जो 16 डिजिट का होता है उसके अंदर कुछ मल्टीपल सीरीज होती हैं और कुछ अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं और कुछ नंबर और कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर बोल सकते हो। एक हाइफन हो सकता है, डैश हो सकता है, कोई भी सिंबलाइज हो सकता है, कोई भी सिंबल वगैरह उसके अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है। सी लिखा है डेट ऑफ इट्स इशू, किस दिन इनवॉइस इशू करा गया है वो डेट उस पर मेंशन होती है, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखा है थर्ड पॉइंट, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, अगर आपका रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है तब उसके ऊपर उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर और उसका एक यूआईएन नंबर जिसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं, तो वो भी इस पर मेंशन होता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तब। ये डी पॉइंट में लिखा है। ई पॉइंट कहता है कि अगर कोई रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा, उसकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो 50,000 से ज्यादा है, तो उसमें उसका नाम, एड्रेस, रेसिपिएंट का डिलीवरी एड्रेस और उसके साथ साथ उसका स्टेट और उसका पिन कोड जो है स्टेट का, स्टेट वाइज जो कोड है वो मेंशन होगा उसके इनवॉइस पर, ठीक है। और कह रहा है अगर किसी की सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 50,000 से कम है तब उसके ऊपर नाम, एड्रेस, रेसिपिएंट का डिलीवरी एड्रेस, स्टेट कोड और साथ में एक रिक्वेस्ट भी शामिल होगी जो कि रिकॉर्ड होगी टैक्स इनवॉइस के साथ साथ, ठीक है। आगे लिखा है एफ पॉइंट में लिखा है कि एक एचएसएन कोड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक कोड होता है जिसको एचएसएन कोड बोला जाता है। किसी भी गुड्स को खरीदोगे ना या किसी भी सर्विसेज को लोगे तो उसका पर्टिकुलर एक एचएसएन कोड होता है, ठीक है। तो वो एचएसएन कोड होना मैंडेटरी होता है। एचएसएन यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड एक स्पेसिफिक नंबर की तरह होता है, ये 4 डिजिट का भी होता है और ये 6 डिजिट का भी होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि 4 डिजिट का कब लगता है और 6 डिजिट का एचएसएन कब यूज किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर है जी में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स या सर्विसेज आपने बेची है या आप ले रहे हो तो उस पर उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि आपने कौन सी गुड्स खरीदी है। जैसे मान लो आपने एक बल्ब खरीदा है, बल्ब का मॉडल, बल्ब कौन सी कंपनी का है वो, तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन उस पर मेंशन होगा। फिर लिखा है एच पॉइंट में, पॉइंट नंबर एच, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक आइडेंटिटी कोड देयरऑफ। कह रहा है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और कोई भी यूनिक कोड अगर उसका है तो वो भी मेंशन किया जाता है इनवॉइस के अंदर, ठीक है। कि कितनी क्वांटिटी में बल्ब लिया गया है, टोटल वैल्यू क्या है उसकी। एक अगर बल्ब 100 रुपए का है तो अगर आपने 10 बल्ब लिए हैं तो उसके टोटल क्वांटिटी 1000 है, तो वो सब मेंशन होगा उस पर, ठीक है। अगला पॉइंट उसके बाद लिखा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की, उस पर अलग से अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है या अमेंडमेंट्स दी गई है तब उसको लेस करके दिखाया जाएगा इनवॉइस के ऊपर कि ये वैल्यू टैक्सेबल है और इसमें से इतना डिस्काउंट लेस किया गया है, तो ये चीज उस पर होता है।
फिर आगे लिखा है कि कोई भी अमाउंट हो टैक्सेबल जो गुड्स एंड सर्विसेज होगी उसके ऊपर स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज एसजीएसटी और यूजीएसटी को कैलकुलेट करा जाएगा कि एसजीएसटी अगर स्टेट से स्टेट में जा रहा है, ठीक है, अगर एक ही स्टेट में माल घूम रहा है तो उस पर इंटर लगेगा, और अगर कोई सेम स्टेट नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, तब इस पे इंटर स्टेट लगेगा। तो ऐसे दोनों की जीएसटी उस पर देखी जाएगी, ठीक है। अगर अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी, और अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी का उस पर चार्ज किया जाएगा। उसके बाद लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई, पॉइंट नंबर है एम। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है स्टेट के साथ ही मेंशन करी जाएगी, अगर वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, दोनों के कॉमर्स ट्रेड में इनवॉइस के ऊपर मेंशन करा जाएगा। लिखा है उसके बाद पॉइंट नंबर एन में एड्रेस ऑफ डिलीवरी अंडर द सेम इज डिफिशिएंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। कह रहा है कि जो भी एड्रेस है अगर वो सेम है तो वो भी, और अगर कोई प्लेस सप्लाई का अलग है, डिफरेंट है, तो वो भी मेंशन उस पर करा जाएगा। उसके बाद लिखा है लास्ट पॉइंट है पी। पी में लिखा, सॉरी पी नहीं है, ओ है, उससे पहले ओ रह गया। ओ कह रहा है कि वेदर द टैक्सेस पेबल और रिवर्स चार्ज बेसिस, टैक्स कैसे पे किया जा रहा है, नॉर्मल या रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, वो भी उस पर मेंशन होगा। पी पॉइंट में कहता है कि सिग्नेचर जो होंगे, डिजिटल सिग्नेचर जो कि सप्लायर के ऑथराइज्ड रेस्प्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होंगे वो लगाए जाएंगे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डीएससी बोलते हैं जिसको, वो, ठीक है। उसके बाद लिखा है नोट, कह रहा है इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पे डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। कह रहा है इन केस अगर कोई क्विक रिस्पांस कोड वगैरह है या कुछ भी ऐसा आईएनआर यानी कि इनवॉइस का रेफरेंस नंबर वगैरह मेंशन है उस पे, तो उसके ऊपर आपको लगाना पड़ सकता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स कि इनवॉइस होता कैसे है, इनवॉइस का फॉर्मेट मैंने आपको पूरा एक तरीके से समझा दिया कि उसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। अगर कोई की पॉइंट्स पूछता है आपसे कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स होने जरूरी है, तो ये की पॉइंट्स होना जरूरी है। अगला पॉइंट लिखा है उसके बाद नंबर ऑफ एचएसएन डिजिट रिक्वायर्ड। कह रहे हैं एक इनवॉइस पे एचएसएन नंबर की मैंने अभी बात करी थी। एचएसएन नंबर जो है वो अलग अलग डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, वो कैसे पता चलेगा। तो ये रहा, कह रहा है नंबर ऑफ एचएसएन डिजिट रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के ऊपर कोई भी गुड या कोई भी सर्विसेज का एक एचएसएन नंबर होता है। 4 डिजिट का कब होगा, कह रहा है कि अगर सप्लाई या सेल हमारा जो है वो अगर मान लो 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, 5 करोड़ से ज्यादा कर जाता है, ज्यादा का होता है, उस केस में हमको अगर B2B सप्लाई करनी है तो हम 4 डिजिट का एक एचएसएन नंबर गुड्स या सर्विसेज पर डालेंगे। अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है और हमारी सप्लाई B2C है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, तब उस जगह हम 4 डिजिट का डाले या ना डाले ये ऑप्शनल हो जाता है, आपके लिए ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ठीक है। और कहता है कि अगर मान लो आपकी सप्लाई जो है, सेल जो है, आपका इनवॉइस पे जो सप्लाई है टैक्सेबल, वो 5 करोड़ से कम होता है, 5 करोड़ से कम है, तो आपका बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सप्लाई में 6 डिजिट का एचएसएन नंबर लगाना अनिवार्य है। और यहीं पे अगर B2C सप्लाई है तो उस पर 6 डिजिट का एचएसएन नंबर लगवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये है अगर 5 करोड़ से नीचे की लिमिट है तब। 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो B2B में 4 और B2C की इनवॉइस में 4 या ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। कैसे टैक्स इनवॉइस को इशू करा जाता है, तो इसके 2 केसेस बनते हैं। पहला केस नंबर 1 है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसका केस कैसे बनेगा इशू करने का इनवॉइस। तो इसके अंदर ना हम 3 तरीके से इनवॉइस को काटेंगे। एक इनवॉइस होता है जिसको हम लेते हैं रिसिपिएंट को, एक इनवॉइस कटेगा जो जाएगा ट्रांसपोर्टर को, एक इनवॉइस कटेगा जो जाएगा सप्लायर को। तो यहाँ पर जो हमारी इनवॉइस वाली कॉपी होती है ना, या इनवॉइस वाली नोटबुक होती है, तो उसके अंदर 3 पेज होते हैं। एक होता है व्हाइट, एक होता है येलो, एक होता है पिंक, ठीक है, रेड पिंक बोल सकते हो। एक व्हाइट है, एक येलो है, एक पिंक है। उसमें से वो हर ट्रांजैक्शन के 3 इनवॉइस बनते हैं। पहला इनवॉइस जो होता है वो इनवॉइस जो होता है ओरिजिनल इनवॉइस, तो वो जाता है रिसिपिएंट को। जो दूसरा इनवॉइस होता है जो कोई सा भी कलर हो सकता है, एक व्हाइट है, एक रेड है, एक पिंक है, ठीक है, येलो है, पिंक है, तो डुप्लीकेट जो इनवॉइस होता है वो ट्रांसपोर्टर को जाता है। तीसरा जो इनवॉइस बनाते हैं वो जाता है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट यानी कि वो जाता है सप्लायर को, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है राम, ठीक है, राम मेरी दुकान पे आया, राम ने मेरे से 5000 रुपए के गुड्स खरीदे और उसने बोला कि इस गुड्स को ना आप हैदराबाद पहुंचा दो, सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी वाले को दे दो और भेज दो। अब राम ने क्या करा, 5000 का सामान खरीदा, तब मैं एक इनवॉइस बनाऊंगा
ओरिजिनल इनवॉइस जिसको बोलेंगे ORG, तो वो इनवॉइस मैं दे दूंगा राम को। समझ आ रही है? दूसरा इनवॉइस मैं काटूंगा उसकी कार्बन कॉपी लगा के, मतलब इस इनवॉइस के नीचे कार्बन कॉपी लगी होगी, ब्लू कलर का कार्बन पेज, उस पर वो दूसरे इनवॉइस पे छप जाएगा सारा। वो जो दूसरा इनवॉइस होगा, हमारा सेकंड इनवॉइस जो होगा, वो किसको जाएगा? वो जाएगा ट्रांसपोर्टर को। जो बंदा हैदराबाद लेके जा रहा है माल, तो उसके पास भी इनवॉइस होना चाहिए, वरना कोई भी पकड़ सकता है, रास्ते में चालान वगैरह काटेगा। तीसरा जो इनवॉइस होता है हमारा, वो रहेगा सप्लायर के पास। वह एविडेंस है कि आपने कुछ वहां से खरीदा है, और सप्लायर एविडेंस रखता है कि उसने कुछ बेचा है आपको। अगर वो एविडेंस ना रखे तो आप बाद में क्लेम करोगे कि भाई इसने तो मुझे कुछ बेचा ही नहीं, 5,000 रुपए ले लिए मेरे, तो वो इनवॉइस रखता है। तो एक ट्रांजैक्शन के 3 इनवॉइस काटे जाते हैं, पहला ओरिजिनल, फिर डुप्लीकेट, फिर ट्रिपलेट। ये कब होता है? ये होता है गुड्स का केस होगा। अगर कैसा केस होगा? गुड्स का। अगर केस सर्विसेज का है, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दी है, या आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज दी है, सर्विसेज के केस में क्या होता है? सिर्फ 2 इनवॉइस काटे जाते हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर हायर नहीं किया जाता। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मुझसे सर्विस लेने आए हो, क्या मेरी सर्विस लेने के लिए आप क्या ट्रांसपोर्ट को लाओगे कि ट्रांसपोर्टर में मैं आपकी सर्विस रखूंगा और वहां हैदराबाद में जाके यूज करूंगा? ऐसा थोड़ी है। सर्विस तो सामने सामने बैठ के कंसल्टिंग बातचीत होती है, तो ठीक है। तो बातचीत अगर आप कर रहे हो तो उसमें 2 ही इनवॉइस बनते हैं। पहला होता है ओरिजिनल वाला, जो कि रिसिपिएंट को मिलता है जिसने सर्विसेज ली है। दूसरा जो डुप्लीकेट इनवॉइस होता है वो बनता है सप्लायर का, जिसने सर्विसेज दी है, ठीक है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जैसे हुए। तो सर्विसेज के केस में ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, आमने सामने सर्विसेज आप आदान प्रदान कर रहे हो, तो यहां पर सिर्फ 2 इनवॉइस बनेंगे। गुड्स का केस होगा तो 3 बनेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखो। समझ आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन गुड्स और सर्विसेज। क्या टाइम लिमिट दिया गया है गुड्स या सर्विसेज को इशू करने पर? जब इसका इनवॉइस इशू करा जाता है तो कितनी टाइम लिमिट में इशू कर देना चाहिए, किस कब जगह, कौन सी जगह, या बोल सकते हो किस टाइम पर इशू करना चाहिए, तो वो टाइम लिमिट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम लिमिट को समझाने के लिए मैंने कुछ आपके लिए डायग्राम सा पेश करा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला, अगर कोई भी गुड्स का केस है तो गुड्स के केस में टाइम लिमिट यहाँ पे मैंने लिखी है, सर्विसेज के केस की टाइम लिमिट नीचे लिख दी है। तो अगर गुड्स का केस है, इसमें क्या होगा कि इसमें 3 तरीके की सप्लाई होती है। गुड्स में टाइम लिमिट 3 तरीके से होती है। पहले होती है नॉर्मल सप्लाई, दूसरी कॉन्टिन्यूस सप्लाई, और तीसरी गुड सेंड टू रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। 3 तरीके की सप्लाई। अब गुड्स की अगर नॉर्मल सप्लाई है तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है? कहता है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स। कह रहा है कि नॉर्मल सप्लाई में या तो आप इनवॉइस पहले बना लो, बिफोर यानी पहले इनवॉइस बनेगा उसके बाद सप्लाई होगी, रिमूवल गुड्स बाद में होंगे। और या तो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई जिस टाइम कर रहे हो, मान लो अगर मेरे पास किसी ने बोला कि भाई मैं 11 बजे आपसे ये सामान लेने आ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 10 बजे ही इनवॉइस बना लूंगा कि ये बंदा 11 बजे आएगा, तो मुझे बनाने नहीं पड़ेगा, तो मैं 1 घंटा पहले बना लूंगा। तो इसको बोलेंगे बिफोर द टाइम। एट द टाइम यानी जब वो बंदा आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, तब उस जगह बैठ के मैं उसका इनवॉइस काटूंगा कि हाँ इतने का गुड्स लिया, लो आपका ये इनवॉइस है, ये लो। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर बिफोर और एट द टाइम। इसमें 2 तरीके के होते हैं। जब गुड्स रिमूव होते हैं उस टाइम पर बनता है, या फिर जब गुड्स की डिलीवरी होती है तब इनवॉइस को बनाया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गए, इनवॉइस बना दो, या फिर गुड्स रिमूव हो गए, अब इनवॉइस बना दो। तो ये होता है नॉर्मल सप्लाई का केस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई क्या होता है? मान लो कोई दूध वाला है जो आपके घर पर आकर रोज दूध देके जाता है, ठीक है। अब दूध वाला एक पर्टिकुलर दुकान तो लेके बैठा नहीं है कि अपने घर पे, वो आके बेच रहा है आपको, घर घर आके बेच रहा है। दूध वाला जो है दूध घर आके बेच रहा है ना, आपको साइकिल पे लेके आ रहा है या बाइक पे लेके आ रहा है, आपको घर लाके दे रहा है वो दूध। अब वहां क्या है, वहां कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का केस लग जाता है, जहां पर कोई आपको आपके दरवाजे लाके कुछ बेच रहा है। मान लो आपने 1 दिन दूध खरीदा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 7-8 दिन दूध खरीदा। अब उसकी कोई परमानेंट दुकान तो है नहीं कि वो अपने दिमाग में याद रखेगा, और वो आपको एक अकेले को दूध तो दे नहीं रहा, वो और भी 10 अलग अलग घरों में जाके दूध दे रहा हो, तो इतना याद कैसे रखेगा? तो वो क्या करता है, अपने पास एक डायरी रख लेता है कि जैसे ही 7 दिन होंगे तो वो आपको एक रिमाइंडर दे देगा कि 7 दिन हो गया, आपका 7 दिन का पैसा हो गया। या तो आप डेली के डेली उसको पैसे दो बेसिस पे, मतलब कि आज उसने दूध दिया और आज के पैसे आप उसको आज ही दे दो, हाथ में नगद। या फिर आप बोल दो कि भाई मैं 7-7 दिन के बाद पैसे दूंगी, जो भी पैसे होगा मैं 7 दिन के बाद जो भी इकट्ठा होगा वो मेरे से लेता जाइयो, 7-7 दिन के बेसिस पे लेता जाइयो, ठीक है, या 15 दिन के बेसिस पे, या 10 दिन के बेसिस पे, जैसा भी आपको अकॉर्डिंग टू ठीक लगे। तो कह रहा है कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है, या तो बिफोर पहले पैसे दे दो, कह रहा है या तो एट द टाइम ऑफ दे दो।
ठीक है, किसके टाइम कह रहा है? डेट ऑफ स्टेटमेंट। डेट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या है? डेट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है जैसे आपने 7 दिन दूध लिया, आप 7वें दिन दूध वाला आपको रिमाइंड कर देगा कि आपके 7 दिन हो चुके हैं। अब आप उसके रिमाइंड करने से, तो उस टाइम पर जैसे रिमाइंड उसने करा, आप उस रिमाइंड करने के बाद आप पैसे दे रहे हो, तो इसको बोलेंगे डेट ऑफ स्टेटमेंट। कि अब स्टेटमेंट की डेट आएगी, अब वो रिमाइंड कराएगा, 7 दिन हो गए उसके, वो बोलेगा तो मैं उसको पैसे दूंगी, ये डेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। उसके बाद अगला है डेट ऑफ पेमेंट, कि आपको पता है वो हर दिन के पैसे लेता है, तो वो हर दिन के हिसाब से आप उसको पहले ही पैसे देते जाओ। जैसे आपने सामान लिया, आप उसके पैसे उसी दिन दो। आपने 1 किलो दूध लिया, तो आप 1 किलो दूध के पैसे दो। आप उसको ऐसा मत बोलो कि आप 7 दिन बाद लेना या 10 दिन बाद लेना। तो 2 तरीके होते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई का केसेस बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तीसरा केसेस आता होता है, थर्ड जो केस है उसमें लिखा है गुड्स सेंड टू रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, कि आपने ना कोई गुड्स जो है वो सेंड कर दिया अपने रिसिपिएंट को, अब रिसिपिएंट अपने अप्रूवल बेसिस पर गुड के पैसे देगा। समझ नहीं आया भैया, नॉर्मल समझाओ कैसे होता है। चलो मान लो फॉर एग्जांपल मैं आज मार्केट में गया, मुझे कोई शूज बहुत पसंद आया, मैंने वहां से एक पेयर शूज का ले लिया, मैं शूज लेके अपने घर आ गया और मैंने बोला कि भाई अगर ये शूज मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके पैसे दे दूंगा, अगर मुझे शूज अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको ये वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा शूज। तो ये क्या है? रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का केस है। गुड्स सेंड तो हो गए हैं, सप्लायर ने गुड्स तो दे दिया मुझे, शूज तो दे दिया मेरे को, अब मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैं पैसे क्या कह रहा हूँ कि मैं पैसे तब दूंगा जब मुझे या तो ये अप्रूव करना होगा, या तो मेरे को पसंद आ गया मैं रखूंगा, तो मैं पैसे दे दूंगा उसको, उसी दिन दे दूंगा जिस दिन पसंद आ गया। जब तक पसंद नहीं आ रहा, मैं जब तक अपने पास रख के बैठा हूँ। अब ये कितने टाइम तक रख के बैठेगा? क्या भैया इसका कोई लिमिट नहीं है? ऐसा तो वो पूरे साल तक मेरा जूता रख के बैठा रहेगा और मेरे से पैसे भी नहीं देगा, बोलेगा यूज भी कर रहा है और पैसे भी नहीं दे रहा, बोल रहा पसंद ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बनाई गई। तो इसके लिए 2 केसेस बनते हैं, कह रहा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। या तो आप गुड्स के पैसे पहले दे दो, मतलब आप जो शूज लाए हो उसके पैसे दुकान पर देकर तब लाओ, ठीक है। और या तो आपको जिस दिन पेमेंट करनी है, जिस दिन आपने डेट आपकी अप्रूवल है, उस दिन आप डेट पे पैसे दे दो और शूज को तब लेके आ जाओ। दूसरा केस कहता है कि या तो 6 मंथ के बाद आप अपना रिमूवल डेट जो है उस पर पैसा दे सकते हो। 6 महीने बाद का सीन क्या है? कुछ ऐसा सीन है, समझो आपने एक जोड़ी जूते खरीदे किसी दुकान से, आप घर लेके आ गए, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मैं इसको रखूंगा अपने पास और अगर मेरे को अच्छा लगा तब मैं पैसे दूंगा। कितने टाइम तक वो यही देखता रहेगा कि भाई अब पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा? तो कब तक वो ऐसा करता रहेगा, कब तक देखेगा? तो उसके लिए टाइम लगा दिया 6 महीने। अगर 6 महीने के अंदर आपको जूता पसंद है तो आप लेके उसको पैसा देके रफा दफा करो, बात खत्म करो। एंड के 6 महीने नहीं कह रहा, कभी भी जब भी आपका मन करे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको पैसे देने का मन करे, आपको पसंद आ रहा है, अप्रूव है आपकी तरफ से, तो आप उसको पैसे दे आओ। अगर लास्ट टाइम बता रहा हूं, लास्ट टाइम है 6 महीने, 6 महीने तक अगर आपने रख लिया उसके जूते को और आपको अभी भी लग रहा है कि मैं संकोच में हूं, मैं संशय में हूं कि इसको रखूं या ना रखूं, अप्रूव करूं कि रिजेक्ट करूं, आप 6 महीने से अगले दिन 1 दिन फालतू ले लोगे, तब आपको कंटिन्यू है कि उसके पैसे देने पड़ेंगे, या तो उसको गुड्स रिफंड कर दो या तो उसको पैसे उसके पकड़ा दो। तो 2 ही केस आपके बनते हैं यहाँ पर, समझ आया? तो ये था 6 महीने का केस आपका। तो 1 2 3 ये गुड्स का केस बन गया। पहली सप्लाई नॉर्मल, कंटिन्यूअस और गुड्स रिटर्न बेसिस पर है, ठीक है, अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, समझ आया? अच्छा चलो, ये तो गुड्स का केस समझ आ गया कि टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पर इनवॉइस इशू करने की, इनवॉइस कब इशू होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्विस के केस में। सर्विस का केस क्या है? सर्विस में क्या होता है कि सर्विस 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल और एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सर्विस में ऐसा ही है जैसे रिटर्न बेसिस पर कि आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी, बट यहाँ पर कंटिन्यूअस सर्विस का जिक्र आपकी बुक में नहीं हुआ। आपकी बुक में सिर्फ नॉर्मल सर्विस का जिक्र हुआ है कि नॉर्मल सप्लाई जब होती है सर्विस की, उस जगह पर कैसे आपको हैंडल करना है, टाइम क्या होगा। तो पहला आता है नॉर्मल बिजनेस, दूसरा आता है बैंकिंग इंश्योरेंस। बैंकिंग या इंश्योरेंस जैसे बिजनेस जो होते हैं उनके लिए, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उसके केस में अगर आपने कोई भी नॉर्मल बिजनेस में सर्विस को सप्लाई किया, मैंने कोई भी आपको सर्विस दी, ठीक है, उस सर्विस का इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर मैं बनाऊंगा। 30 दिन से 31वां दिन जैसे ही होगा आपको सर्विस के पैसे लाके देने पड़ेंगे, ये वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है तो 30 दिन का टाइम मिलता है इनवॉइस इशू करने का। और इनवॉइस इशू करने का किस दिन से? फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन से सप्लाई हुई है ना उस दिन से लेकर आपको 30 दिन तक का टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने 1 अप्रैल को मेरे से कोई सर्विस ली, 1 अप्रैल को मेरे से सर्विस ली और आप अपने घर चले गए आराम से, बिस्तर चद्दर टांग उठा के सो रहे हो, ठीक है। अब यहां से लेकर आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, तो आपको 1 मई भी नहीं, आपको 30 अप्रैल का टाइम मिलेगा, सिर्फ 30 अप्रैल। 1 मई लगने के बाद तो अगला 31वां दिन आ जाएगा ना, यानी कि अगला महीना चल जाएगा। तो आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 30 दिन का। 30 दिन के अंदर उस सर्विस जो आपने सर्विस ली है
आपने जिस दिन सर्विस लिए उस दिन से लेकर 30 दिन तक के पैसे आपने अगर दे दिए, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बनवा लिया तो ठीक है, इनवॉइस इशू हो जाएगा। अदरवाइज आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 30 दिन से ऊपर हो गया तो। ये नॉर्मल बिजनेस है। और अगर मान लो बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करूं तो बैंकिंग इंश्योरेंस के थोड़े प्रोसीजर लंबे होते हैं, इनके केसेस बड़े होते हैं, तो इनको 15 दिन का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यानी कि 30 दिन तो नॉर्मल वाले मिलते हैं और 15 दिन अलग से एक्सटेंड करे गए हैं। टोटल मिलाकर हो जाता है 1.5 महीना यानी 45 दिन। तो इनको 45 दिन का टाइम दिया जाता है इनवॉइस इशू करने के लिए। जिस दिन से आपने सर्विस ली उस दिन से लेकर आपको 45वें दिन तक इसके बीच में कभी भी इनवॉइस इशू हो सकता है। जब आप चाहो पेमेंट करना तब आप कर सकते हो। इससे अगर ज्यादा दिन लगाए, आपने 45 से ज्यादा दिन लगाए, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई या पेनल्टी हो जाएगी। बिजनेस और नॉन बिजनेस और इंश्योरेंस वगैरह के केसेस में 45 डेज का टाइम होता है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। ठीक है, अगला टॉपिक आ चुका है हमारा। उससे अगला पॉइंट है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइस अंडर रिवर्स चार्ज। भाई सुनो, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमने पढ़ा टाइम लिमिट क्या होती है कि जब आप इशू करते हो किसी भी इनवॉइस को इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई भी मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि आरसीएम के अंदर रजिस्टर्ड है और आरसीएम के अंदर वो रिवर्स चार्ज पे करता है, तो इस केस में क्या डेट होगी, क्या लिमिट आपकी सेट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले रूल नंबर 47A बना था। रूल नंबर 47A में बताया गया था कि अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कोई भी करता है, जैसे कि सर्विसेज या कोई भी गुड्स में डिलीवरी करता है या डिलीवर सप्लाई करता है, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट रखी गई थी कि जिस दिन से वो सर्विस को सप्लाई करेगा उस दिन से लेकर 30 दिन तक अंदर अंदर आपको इनवॉइस को इशू कर देना है। आपका टैक्स जो है वो आपको पे करना है विद इन 30 डेज। कितने दिन? 30 डेज के अंदर। तो ये सेक्शन नंबर 47 और सब सेक्शन ए में बताया गया था। इस सेक्शन को सिर्फ नॉर्मल केसेस में रखा गया है। अगर हम बढ़ रहे हैं रिवर्स चार्ज के केसेस में क्या टाइम लिमिट होगी, तो ये सेक्शन यहाँ पर काम नहीं करता। तब यहाँ पर एक और दूसरा सेक्शन आया था 31 और सेक्शन 3 और सब सेक्शन एफ। इसको और अमेंड करा गया था। इसको अमेंड करके दोबारा 1 नवंबर 2024 को इफेक्टिव बनाया गया था, अमेंड करके सेकेंड अमेंडमेंट के बाद। इसमें सेक्शन में यह बोला गया कि जो भी लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट, मतलब रिवर्स चार्ज में आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो और आपका जो टैक्स बनता है और आप टैक्सेबल पर्सन हो और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो आपको अपना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। और अगर आप रेसिपिएंट हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में क्या बताया था कि रिवर्स चार्ज में जो टैक्स होता है वो कौन पे करता है? वो रेसिपिएंट पे करता है। जो रेसिपिएंट है, जो सर्विसेज ले रहा है, वो अपना खुद से सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कलेक्ट होने वाला टैक्स गवर्नमेंट को जाके जमा कराएगा। अब जिस दिन से आपने सर्विसेज ली उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ कहता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 30 दिन का टाइम दिया गया सेल्फ इशू करने के लिए, आपको आरसीएम के अंदर अगर पे करना है उस जगह पे। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला पॉइंट आता है उसके बाद रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31(3) और क्लॉज है ए। इसके अंदर क्या लिखा है? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होता है? व्हाट इज रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस? सुनो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तो आपको जल्दी समझ आएगा। एक लड़का होता है जिसका नाम है देवेश, ठीक है, मेरा नहीं है, देवेश की बात है। एक लड़का है देवेश जिसका नाम है देवेश, ठीक है। कहता है ये लड़का जो है अपना एक बिजनेस चलाता है और इसका बिजनेस जो है यहां से चलना चालू होता है। ये डेट है 1 सितंबर, 1 सितंबर, ये डेट है 1 सितंबर जिस दिन ये बिजनेस चला रहा है। अब पता चलता है कि जब डेट आती है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर आता है ना, तो इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है वो 20 करोड़ पार हो जाती है। कितनी? 20 करोड़ एक्सीड कर जाती है, 20 करोड़ से ज्यादा हो जाती है देवेश की। ठीक, अब यहां पर जैसे 20 करोड़ पार होती है तब ये लाइबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू जीएसटी के कि रजिस्टर्ड पर्सन बन सकता है और यहाँ पर अब ये अपना टैक्स वगैरह पे कर सकता है और अपना इनपुट वगैरह क्लेम कर सकता है। इस पर जो इनपुट बनता है वो ले सकता है। तब ये क्या करता है? जीएसटी में रजिस्टर्ड कराने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म करता है। ये दूसरे किसी पर्सन को, यानी कि अपने मैनेजर वगैरह को बोलता है कि अब मेरे को चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या चाहिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसका रजिस्ट्रेशन को बोलता है कि भाई जल्दी से जल्दी करा लो, क्योंकि ना मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गई है और अब जो मेरे टैक्स इनवॉइसेस होंगे, जो भी मैं सप्लाई करूंगा, उस पर मेरे को आईटीसी मिलने लग जाएगा। मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया, तो मैनेजर ने क्या करा,
10 अक्टूबर को एप्लीकेशन फाइल कर दिया, फाइलिंग कर दी, 10 अक्टूबर को उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर दिया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मिलने में मेरे को 1 महीना लग गया। मान लो 8 नवंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन होकर 8 नवंबर को मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। मतलब यहाँ पर अब मेरे को वो जीएसटी नंबर मिल गया और मैं जो है अब जीएसटी को टैक्स को कलेक्ट कर सकता हूँ और अपना इनपुट भी क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके पे कर सकता हूँ गवर्नमेंट को। अब मुझे आप ये बताओ कि रिवर्स टैक्स के अकॉर्डिंग कि मेरी कौन सी एक ऐसी इफेक्टिव डेट मानूं जिस पर मेरे को अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या मेरी वो डेट 1 अक्टूबर होगी जिस दिन मैं लाइबल हो गया टैक्स के लिए, या मैंने जिस दिन फाइल करा फॉर्म 10 अक्टूबर को वो मेरी डेट होगी, या फिर मेरी डेट 8 अक्टूबर होगी जिस दिन मेरे को जीएसटी नंबर एक्चुअल में मिला। कौन सी डेट होगी, किस दिन को मैं अपना जीएसटी नंबर वाली मतलब कि इफेक्टिव डेट कैलकुलेट करूंगा, किस दिन से मेरे को अपना टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? कमेंट में कमेंट बताओ क्या डेट लगती है, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, सॉरी 10 अक्टूबर या 8 नवंबर, कौन सी डेट लगती है? गलत सलत जो भी आता है आप लिखो, बताता हूं। सुनो, यहां पर इफेक्टिव डेट मेरी कौन सी होगी, मेरी इफेक्टिव डेट होगी 1 अक्टूबर। कौन सी है? 1 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन मैं एलिजिबल हो चुका था। मेरी एलिजिबिलिटी, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 करोड़ पार कर गई इसी दिन। किस दिन? 1 अक्टूबर को। तो गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि आपने 1 महीने बाद बेशक जीएसटी लिया है, तो अब आप एक काम करो, 1 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक, 7 नवंबर तक जितने भी इनवॉइस इशू करे होंगे ना आपने, इन सब पर आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट को इसका टैक्स पे करना है। अब मैंने सोचा कि 1 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक या 7 नवंबर तक भाई बहुत सारे इनवॉइस हो जाते हैं। हर दिन मान लो पर डे, मतलब कि एक दिन में मैं 200 इनवॉइस को इशू करता हूँ। 200 इनवॉइस इशू होते हैं मेरे हर दिन के। ऐसे करूंगा तो 30 दिन के ये लगभग बहुत सारे इनवॉइस हो जाएंगे मेरे, 12, 13, 14 इनवॉइस हो जाएंगे। मैं तो लगा रहूंगा उसमें। तो भाई मैं इतने सारे इनवॉइस नहीं इशू कर सकता। ठीक है, तो मैंने बोला कि जीएसटी को, मैंने गवर्नमेंट को बोला, जो हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाली साइट है उस पर जाके मैंने उनको अपील किया कि भाई इस मेरे को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। मेरी पहली टाइम डेट है, मैं पहले टाइम जीएसटी फिल कर रहा हूँ, अभी अभी मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट पार हुई है, तो आप मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन दो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप इतने सारे इनवॉइस अगर बना नहीं पा रहे तो आप एक काम करो, 1 अक्टूबर से लेकर जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे, जिस दिन आप लाइबल हुए थे पे करने के, उस दिन से लेकर 7 नवंबर तक जितने भी टैक्स इनवॉइस हैं उस पर ये देखो कि रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कितनी सप्लाई करी है और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाई करी है। एक पार्ट है ए जो कि है रजिस्टर्ड और एक पार्ट है बी जो कि है अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उनका टैक्स इनवॉइस आपको कलेक्ट करना है, और जो अनरजिस्टर्ड होंगे इनके लिए आपके हम एक काम करते हैं, आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाओ। कैसे? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना के हमको राहत दी गई है। अब कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या होता है, आप ये चीज समझो। आप ऐसा समझो कि आपका जो देश है भारत, ठीक है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, ठीक है, और बिहार, और ऐसे राजस्थान, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। तो गवर्नमेंट बोली कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे आपके, और अगर वो इन राज्य से बिलोंग करते हैं या किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप ये चेक करो सिर्फ कि एक राज्य में कितने इनवॉइसेस आपके गए हैं, एक राज्य में आपने कितनी सप्लाई करी है। मान लो दिल्ली में आपने टोटल 35 इनवॉइस भेजे। कितने? 35 इनवॉइस भेजे। आपने मुंबई में 20 भेजे, बिहार में 15 भेजे और राजस्थान में 10 इनवॉइस भेजे, मतलब 10 इनवॉइस सप्लाई करी, माल बेचा। ठीक है, तो आप उन 10 लोगों का सिर्फ एक टैक्स इनवॉइस बना के कंसोलिडेटेड अमाउंट बना करके टैक्स पेबल कर दो। आपको 10 लोगों के अलग 10 नहीं बनाने पड़ेंगे। ऐसे दिल्ली और मुंबई जिसमें 35 और 40 लोगों को बेचा है, तो आप उन 40 लोगों का एक टैक्स इनवॉइस बनाओ और ऐसे हमें भेजो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मुझे थोड़ी राहत मिली, मेरे को टैक्स इनवॉइस बनाने जो पड़े थोड़ी राहत मिल गई इसमें। ठीक है, ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड में सबके अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे, और जो अनरजिस्टर्ड है उनको आप स्टेट वाइज बनाओ। जो स्टेट है जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली वालों का सबका एक इनवॉइस, पूरी दिल्ली का, सिर्फ अनरजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मुंबई के जो अनरजिस्टर्ड है सबका, अगर जितने भी मुंबई में इनवॉइस है सबका एक इनवॉइस बनाओ। बट एक कंडीशन है इसमें भी, कंडीशन ये है कि जिन लोगों का मुंबई में मान लो कोई भी एक टैक्स इनवॉइस जिसकी लिमिट 2.5 लाख से ऊपर की है, 2.5 लाख से ऊपर की है, उसका अलग इनवॉइस बनेगा। और जिसकी सप्लाई मुंबई में ही, अगर मान लो आपने किसी को 30,000 का माल बेचा है,
किसी को 20,000 का माल बेचा, किसी को 10,000 का माल बेचा, तो इन 10,000, 20,000, 30,000 इन सबको एक में डाल दो। और जिसको आपने सिर्फ 2.5 लाख से ऊपर का माल बेचा है, सिर्फ एक पर्सन जिसको 2.5 लाख से ज्यादा का माल बेचा है, उसके लिए एक स्पेशल इनवॉइस बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से कंसोलिडेट करके हमको थोड़ी राहत दी गई। और यहाँ पर रिवर्स टैक्स के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए ये बोलता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि 1 महीने के अंदर जिसने भी डेट ऑफ इशू यानी कि सप्लाई जिस दिन से हुई है उस दिन से लेकर एंड के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बना देना है और आपको उसकी पेमेंट कर देनी है। आपको गवर्नमेंट को उसके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पैसा भेज देना है। ठीक है, तो ये कहता है रिवर्स टैक्स। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है अंडर सेक्शन 31 और सेक्शन 3 और सब सेक्शन यहाँ पे सी क्लॉज सी। ठीक है, कहता है बिल ऑफ सप्लाई इशू केस, कह रहा है कौन से लोग जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं और बिल ऑफ सप्लाई होती क्या है, क्या ये टैक्स इनवॉइस से अलग होती है या नहीं होती। सुनो, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो आईटीसी क्लेम कर सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया था आईटीसी वाले चैप्टर में, अगर कोई पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है और रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई करो, यानी कि उसको आप इनवॉइस इशू करो, टैक्स इनवॉइस इशू करो। ठीक है, और जो पर्सन रजिस्टर्ड है ही नहीं, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है जैसे मैं, जस्ट लाइक मी, ठीक है, तो मेरे को टैक्सेबल सप्लाई का क्या बेनिफिट, मेरे को आईटीसी थोड़ी मिलेगा। तब मेरे जैसे पर्सनों को जो अनरजिस्टर्ड है इनको अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनको बिल ऑफ इनवॉइस इशू करो। क्या इनवॉइस को बिल ऑफ सप्लाई जो है वो इशू करो। ठीक है, तो बिल ऑफ सप्लाई किनके लिए है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो टैक्सेबल में नहीं आते। और टैक्स इनवॉइस किसके लिए होता है, टैक्स इनवॉइस होता है टैक्सेबल पर्सन के लिए जो रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में, जो आईटीसी क्लेम करते हैं। इन लोगों को थोड़ी आईटीसी मिलता है, तो इनको बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। बिल ऑफ सप्लाई जो है सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज सी में कहता है कि इनको इशू कर सकते हैं कौन से केस में, कह रहा है व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज, कह रहा है कि जिसको इस पर एग्जम्प्ट है गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जम्प्ट करी गई है, अगर उसमें आप डीलिंग कर रहे हो तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। ठीक है, दूसरा कौन से लोगों को करना है, कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन जो कि पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट लीवी स्कीम। कंपोजिट लीवी स्कीम का मतलब होता है जो छोटे टैक्स पेयर है ना, जो छोटे अमाउंट भरते हैं, जिन्होंने कंपोजिट लीवी स्कीम ले रखी है। कंपोजिट लीवी स्कीम के अंदर मैंने बताया था चैप्टर नंबर 6 में कि इन लोगों को आईटीसी नहीं मिलता, इनका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। तो जिनका आईटीसी ब्लॉक्ड है, जिनको आईटीसी मिल ही नहीं रहा, तो इस जगह पे आप इनको बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। समझ आया, बिल ऑफ सप्लाई किसको इशू किया जाता है, एक तो कंपोजिट लीवी स्कीम में जो लोग हैं उनको, और दूसरा है रजिस्टर्ड पर्सन जो आपके उनको, जो एग्जम्प्ट गुड एंड सर्विसेज में डिलीवरी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं उनको। एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, ऐसी गुड्स ऐसी सर्विसेज जिनको सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जिनके ऊपर टैक्स नहीं है उनके ऊपर आईटीसी नहीं है, आईटीसी नहीं तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, टैक्स इनवॉइस नहीं तो इशू क्या करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। समझ आया, बस। चलिए आगे हम पढ़ते हैं वाउचर रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। अब हम रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड कुछ वाउचर्स को समझेंगे। पहला वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। क्या होता है, पहला वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर ये होता है, देखो नॉर्मल क्या होता है, सेल का केस क्या होता है, मिटा दूं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो भाई अब एक बार पॉज करके पीछे जाके ले लेना जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, तो देखो नॉर्मल सेल कैसे होती है, एक सप्लायर होता है एक रिसिपिएंट होता है। तो क्या करता है सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट को पैसे पे करता है, सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट इसके बदले में कुछ चार्जेस देता है, इसके जो भी पैसे बनते हैं वो चार्जेस पे कर देता है। तो ये हो गई नॉर्मल सप्लाई। और यहाँ पर ही आती है गवर्नमेंट, और ये सप्लायर जो है बाद में टैक्स कलेक्ट करके किसको देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। ये नॉर्मल केस है। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है उसमें समझो, तो एक सप्लायर है एक रिसिपिएंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रिसिप्ट वाउचर की, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 और क्लॉज डी। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई करा रिसिपिएंट को, ठीक है, सप्लायर ने सप्लाई करा रिसिपिएंट को। अब सप्लायर जो है रिसिपिएंट को बोलता है आप एक काम करो, आप ना कुछ एडवांस पेमेंट कर दो, कुछ एडवांस पेमेंट कर दो। एडवांस पेमेंट याद रखना ये वर्ड, एडवांस पेमेंट, ठीक है। जैसे ही वो एडवांस पेमेंट करता है तो रिसिपिएंट बोलता है ठीक है आप मेरे से एडवांस पेमेंट ले लो। जैसे ही आप एडवांस पेमेंट लोगे मैं आपको एक रिसिप्ट वाउचर पकड़ाऊंगा। क्या पकड़ाऊंगा, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। वो क्या होगा भैया कि आपने एडवांस पे कर दिया है इस चीज के लिए, ठीक है, वो ठीक है। अब जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो आर है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो याद है आरसीएम केस
क्या कहता है, आरसीएम केस क्या कहता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट, तो गवर्नमेंट को अब ये रेसिपिएंट टैक्स पे कर देगा। ठीक है, यहाँ पर रेसिपिएंट जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, एडवांस पेमेंट हो गई है, उसके बदले उसका बिल ऑफ इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला केस जो था वो नॉर्मल केस था, जहां पर सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ये है आपका रिसिप्ट ऑफ वाउचर। ठीक है, दूसरा आता है रिफंड वाउचर। क्या होता है रिफंड वाउचर, क्या होता है, तो इसी केस में समझो एस ने सप्लायर कर दिया गुड्स आर को भेजा, आर से बोला आप मेरे को एडवांस पेमेंट दे दो, इसने एडवांस पेमेंट दे दी। मान लो इसने एडवांस पेमेंट दे दिया 50,000 रुपए। ठीक है, एडवांस पेमेंट 50,000 दे दिया, बाकी 50,000 देना बाकी है, 1 लाख का सामान लिया। अब क्या करा कि एस ने ना इसको सप्लाई ही नहीं करी, एस ने आर को कुछ माल भेजा ही नहीं, सप्लाई ही नहीं दी। क्यों नहीं दी, एस ने क्या करा, आर को माल बेचा ही नहीं, माल को भेजा ही नहीं। अब जब माल नहीं दिया तो इसने 50,000 क्यों रख रखे। तब यहां पर पता है क्या होगा, यहां पर होगा ये कि एस जो है एक सॉरी का नोट लिखेगा, सॉरी का नोट, अपोलॉजीज का नोट लिखेगा। किसको लिखेगा, रेसिपिएंट को। क्यों, क्योंकि माल नहीं दे पाया। उस सॉरी के नोट का नाम होता है रिफंड वाउचर। ठीक है, और सॉरी के नोट का नाम क्या होगा, रिफंड वाउचर। ये रिफंड वाउचर भेजेगा इसको, और साथ ही साथ में उसका वो पैसा जो लिया था वो रिफंड करेगा कि हमें खेद है, दुख हो रहा है, आंखें हमारी नम है कि हम आपको पैसा नहीं, माल नहीं भेज पाए, आप अपने 50,000 रुपए वापस ले लीजिए। ठीक है, तब ये केस होता है रिफंड वाउचर। क्या होता है, रिफंड वाउचर। ठीक है, ये आता है सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज एफ क्या कहता है और जी क्या कहता है। एफ और जी में 2 वाउचर आते हैं, एक आता है पेमेंट वाउचर और जी में आता है रिसिप्ट वाउचर, जो कि है ऊपर वाली। ठीक है, अब आता है पेमेंट वाउचर। क्या होता है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि जब आपका जो सप्लायर है आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहा है, और सप्लायर यहां पर होता है अनरजिस्टर्ड। सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड, UR लिख रहा हूं मैं, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, जब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नहीं मिलता, उसको टैक्स नहीं पे करता हो, और आप रजिस्टर्ड हो, आप क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी मिलता है, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज को ले लिया, गुड्स या सर्विसेज को ले लिया। ठीक है, तब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रजिस्टर्ड हो ना, तो आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो इसको बोलते हैं पेमेंट वाउचर। और यहाँ पर आप एक वाउचर काटोगे, पेमेंट वाउचर, वो आप पेमेंट वाउचर दिखाओगे। ठीक है, कि मैंने जो है इसको पेमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट को दिखाओगे कि मैंने पूरा पेमेंट करा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ये अनरजिस्टर्ड है ना, मैं तो नहीं हूं, तो मेरे को तो अपना पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा, यानी कि F5 वाला वाउचर जो पेमेंट वाउचर बनता है वो आपको बनाना पड़ेगा टैली के अकॉर्डिंग, F5 पेमेंट वाउचर। तो वो वाउचर बनाना और गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि पेमेंट वाउचर में आता है। ठीक है, तो ये तीनों वाउचर ये होते हैं, रिसिप्ट, रिफंड, पेमेंट। अब ना आपको यहां पर आगे पढ़ने को मिलेगा कि पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट कैसा है और रिसिप्ट वाउचर का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन के ऊपर बारी बारी 2 बार स्क्रीनशॉट लगाता हूं, वो आप देखो। एक पहला वाला जो स्क्रीनशॉट है वो वाले की कंपोनेंट है रिसिप्ट वाउचर के, दूसरे की कंपोनेंट है रिफंड वाउचर के। कि रिफंड वाउचर का जो फॉर्मेट बनता है उसमें क्या क्या आएगा, डेट ऑफ सप्लायर आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, उसका एड्रेस आएगा, कौन कौन सी जीएसटी लगेगी, वो पूरा है जो कंपोनेंट है वो मैं लगा रहा हूँ। तो याद रखना, पहले लगाऊंगा रिसिप्ट का, दूसरा बार लगाऊंगा रिफंड का। तो अब आपके स्क्रीन पे वो दोनों बारी बारी दिखाऊंगा 5-5 सेकंड के लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला वाला रिफंड है, तो सॉरी रिसिप्ट है ये वाला, अब ये दूसरा आ चुका है, ये दूसरा वाला रिफंड वाउचर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे की कंपोनेंट से कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मेन चीजें इसमें आती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होते हैं, यानी कि ई इनवॉइस क्या होते हैं। ठीक है, अभी पहले क्या होता था, पहले ना लोग इनवॉइसेस बनाते ही नहीं थे, बीच में जो थोड़े लोग हैं ना वो थोड़े से घपला करते हैं, तो इनवॉइस बनाते नहीं है। इनवॉइस अगर बनाते हैं तो वो जाके 2A में शो कर जाता है, 2A में शो कर जाता है आज के टाइम पे, तो वहां पर उनको दिख जाता है सरकार को कि इसने कितनी सप्लाई करी है, सप्लाई करी है तो टैक्स भी उतना बनेगा। अब लोग क्या करते हैं, सप्लाई तो करते थे बट इनवॉइस को इशू नहीं करते थे, इनवॉइस शो नहीं करते थे जीएसटी साइट पर, जिसकी वजह से उनको टैक्स कम पे करना पड़ता था, यानी टैक्स चोरी। अब गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का पोर्टल है उसको इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि वहां पर एक ऑप्शन आ गया है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने का। अब आप जीएसटी पोर्टल पे ये लिखा है ना, जीएसटी की इनवॉइस इज जनरेटेड बाय सप्लायर। कौन जनरेट करता है इनवॉइस, ये जनरेट करता है सप्लायर। कह रहा है थ्रू हिज सॉफ्टवेयर GSTR1, और कह रहा है अपने GSTR1 में ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे आपने कोई सप्लाई करी
सप्लाई का आपने इनवॉइस, जीएसटीआर का इनवॉइस आपने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाया, आपने जनरेट किया जीएसटी पोर्टल से। पोर्टल से जैसे ही इनवॉइस बनेगा वो जीएसटीआर 1 में डायरेक्टली सप्लाई में आपको शो कर जाएगा। अब आपको वहां सप्लाई में शो कर गया तो आपकी जो टोटल सप्लाई है वो दिखा देगा कि इतनी सप्लाई है, आपको इतने का टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे अब आप गवर्नमेंट को उल्लू नहीं बना सकते, ना आप टैक्स चोरी कर सकते, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक तरीके का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी कि जो भी आप सप्लाई माल कर रहे हो, माल बेच रहे हो, उसके इनवॉइसेस को आप जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन, और वो रिफ्लेक्ट होता है डायरेक्ट 2A में जाके। आप उसका इनपुट वगैरह भी क्लेम कर सकते हो अगर आपने उसका टैक्स पे करा है और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तब। कह रहा है कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहले ना इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस को बड़े लोगों पर इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा का है, तब उनको बोला गया था कि आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर ई इनवॉइसिंग करना शुरू करो। किसको बोला गया था? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। गवर्नमेंट ने देखा भाई पोर्टल जो है बहुत मक्खन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला काम करो, इस पे भीड़ लेके आओ, क्रैशेस लेके आओ। तो गवर्नमेंट ने 50 करोड़ वाले लोगों को भी, जो टर्नओवर वाले बिजनेस वाले हैं, उनको भी बोल दिया कि आज से आप लोगों को भी ई इनवॉइसिंग करनी है। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट को और क्या था, और क्रश चाहिए था, और उनको लगा कि और ज्यादा टैक्स आना चाहिए। तो उन्होंने बोला 20 करोड़ के जो बिजनेस वाले हैं, जिनका बिजनेस के एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ है साल की या उससे ज्यादा है, तब उनको भी ई इनवॉइसिंग करनी है। तो आज की डेट में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने 2017-18 के बाद से ये हो गया कि जिनके टर्नओवर एनुअल 5 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों को भी अब टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पर जाकर साइट पे। तो वही लिखा है क्लास ऑफ पर्सन में, कह रहा है कि ईयरली टर्नओवर जिसकी मोर देन 5 करोड़ है किसी भी अगर बिजनेस की, इफ एनी बिजनेस हु डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तब इन लोगों को अगर इनकी सेल B2B सप्लाई है, और हाँ अगर इनकी सेल कैसे होनी चाहिए, B2B, अगर B2B सेल कर रहे हैं, B2B सप्लाई कर रहे हैं, तब ये और इनके टर्नओवर एनुअल 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। अगर इनकी सेल B2C है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है, इनकी सप्लाई B2C में होती है, तब इनको ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन 3 है। पहला, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगी, तब आप इलेक्ट्रॉनिक ई इनवॉइसिंग को जनरेट कर सकते हो। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका B2B सप्लाई होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, तब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक ई इनवॉइसिंग को जनरेट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, किन किन जगह पे राहत दी गई है कि आपको इनवॉइसिंग नहीं बनानी, कौन कौन से लोगों को एग्जेम्प्ट करा गया है, छोड़ दिया गया है कि आपको इनवॉइसिंग नहीं करनी। तो पहला आता है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन लोगों को ई इनवॉइसिंग करने की नीड नहीं है। दूसरा आता है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो आती है, उनको भी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। तीसरा है सीज, SEZ, सेज का केस, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आते हैं, उन लोगों को ई इनवॉइसिंग नहीं करना। चौथा आता है बैंकिंग एंड कंपनीज, जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको भी ई इनवॉइसिंग नहीं करनी पड़ती, एग्जाम्प्ट कर दिया। उसके बाद बोला जो जीटीए की सर्विस लेते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज जो होती हैं, जो कि सेक्शन नंबर 9 और सब सेक्शन नंबर 3 और 4 में आती हैं, तब उनको भी ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है। पांचवा लिखा है सप्लायर ऑफ पैसेंजर्स, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर सप्लाई कर रहे हो, तो आपको ई इनवॉइसिंग करने की कोई नीड नहीं है। तो ये थे कुछ एग्जम्पशन केसेस ई इनवॉइसिंग के। अब आगे आपका चैप्टर थोड़ा सा रह गया, वो भी मैं लिखवा देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो सारा कुछ। ठीक है, अगला पॉइंट। अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। भाई सुनो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको देके समझाता हूं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, क्रेडिट यानी कि मान लो कोई पर्सन है, जैसे कि राम, ठीक है, और ये है क्रेडिटर, और एक दूसरा है श्याम, और ये है इसका डेटर। अब आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा इस तरीके से। सुनो, राम जो है वो क्रेडिटर है किसका, किसी दूसरे पर्सन का, यानी कि राम ने किसी दूसरे पर्सन से कुछ पैसे लिए होंगे, अब राम को वो पैसे चुकाने हैं, तो राम के ऊपर क्या एक लायबिलिटी है।
आपने अकाउंट में यही पढ़ा होगा कि राम जो है अगर किसी का क्रेडिटर है, यानी कि राम को किसी को पैसे देने हैं, हो सकता है उससे उसने ज्यादा पैसे ले लिए हो, या हो सकता है उसने कभी उससे उधार लिया हो जो उसको चुकाना पड़े। तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी जहां पर आपको पैसे किसी दूसरे को चुकाने हैं, तो उस जगह पे वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिटर हो जाएगा। दूसरा आता है श्याम का केस। श्याम में मैंने लिखा है डेटर। अगर मान लो किसी से पैसे शाम को लेने हैं, तो शाम को क्या है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, इनसाइड अंदर आ रहे हैं। तो जब भी पैसे किसी से आ रहे हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो पैसा है वो क्या हो रहा है, आना है। और जब पैसा आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, वो हमारी असेट है, फायदा है, उसको हम डेटर बोलते हैं। तो इसी तरीके से दो वर्ड आते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। इसका मतलब क्या होता है, सुनो। क्रेडिट नोट ये सेक्शन नंबर 34 और सब सेक्शन नंबर 1 में लिखा गया है कि द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट कह रहा था टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू। कह रहा है कि अगर आपने कोई भी टैक्सेबल वैल्यू चार्ज करी और आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है आपने पाया कि वो टैक्सेबल वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने ऐसे देखा, आपने देखा कि आपने ना किसी की टैक्सेबल वैल्यू जो है 30,000 लिख ली थी, 30,000 30,000 लिख दी थी। अब आपने बाद में देखा कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो ज्यादा है, हमको कम लेनी चाहिए थी, यानी कि हमको मान लो 15,000 रुपए लेने चाहिए थे और हमको क्या है, हमने 30,000 ले लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो पैसा जो हमने ज्यादा लिया है यानी कि एक्सीड अमाउंट है वो हमको रिटर्न करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो इस केस में मैंने लिखा है कि अगर एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू, अगर जो पैसा आपने चार्ज करा है वो टैक्सेबल वैल्यू से एक्सीड है, ज्यादा है, तो उस जगह पे टैक्स पेबल इज रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। अगर आपने किसी भी सप्लाई के दौरान ऐसा करा तब आपको वो क्रेडिट नोट इश्यू कर कर बैलेंस करना पड़ेगा। आपको क्या है, क्रेडिट देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को या रिसिपिएंट को जिससे भी आपने वो पैसे ज्यादा लिए है। इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। यानी कि जब आपका पैसा आपके पास से किसी दूसरे पर्सन के पास जा रहा है, आप उसको दे रहे हो क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, आपको पैसा चुकाना है, आपने या तो ज्यादा लिया होगा या तो कभी उधार लिया होगा, तब उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है मैंने, when the goods supplied are returned by the recipient। मान लो आपने किसी रिसिपिएंट को कुछ गुड्स सप्लाई करे, अब रिसिपिएंट को इन केस वो गुड्स पसंद नहीं आए या इन केस गुड्स जो है कुछ खराब हो सकते हैं, तब उसने आपको वो गुड्स रिटर्न कर दिए। किसी भी केस में जब आपको गुड्स रिटर्न आ गए, आपके गुड्स आपके पास आ गए, तो आपको भी उसका पैसा उसको वापस देना पड़ेगा, कायदा तो यही बनता है, तभी इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो आप एक क्रेडिट नोट इश्यू करते हो इस जगह पर। या फिर तीसरा केस समझ लो, व्हेन गुड्स या सर्विसेज और बोथ आर फाउंड बी डिफिशिएंट। कह रहा है क्या आपकी गुड्स, आपकी सर्विस जो है वो डिफिशिएंट है, यानी कि आपकी गुड्स और आपकी सर्विसेज से सामने वाला जो क्रेडिटर है वो खुश नहीं हुआ, उसकी संतुष्टि नहीं हुई आपके गुड्स और सर्विसेज से। इस जगह पर अब आपको पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। जब पैसा आपको लौटाना पड़े, सिंपल सा, जब पैसा आपके पास से जाए तो समझ लो क्रेडिटर है और वो क्रेडिट नोट इश्यू होगा उस जगह पे, ठीक है। अब आ जाते हैं डेबिट नोट क्या होता है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखी है मैंने, क्रेडिट नोट के अंदर ही लिखी है। कह रहा है क्रेडिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट इशू बाय रजिस्टर्ड पर्सन। क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इशू कौन करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। कौन इशू करता है, रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। ऐसा सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन 1 में लिखा है। कह रहा है कि ये किसी भी रिवाइज्ड टैक्स का पार्ट हो सकता है या किसी भी रिड्यूस्ड का पार्ट हो सकता है या किसी भी अमेंडमेंट वैल्यू का पार्ट हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी सप्लाई करा और अब आपका सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो खुश नहीं है, वो उसको वापस करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, तब आपको क्रेडिट नोट इशू करके उसके अमाउंट को वापस पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है डेबिट नोट, सेक्शन नंबर 34 और सब सेक्शन 3। डेबिट नोट क्या होता है, व्हाट इज डेबिट नोट। डेबिट यानी कि पैसा आएगा, यानी कि पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सप्लाई करा 50,000 का माल, अब आपने अपने जो टैक्स इनवॉइस को इशू करा उसमें आपने लिख दिया 30,000, ठीक है, कितना लिख दिया 30,000। गलती से आपने टैक्स इनवॉइस को गलत कैलकुलेट कर लिया और आपका जितना पैसा बन रहा था यानी 50,000, आपने उससे कम यानी 30,000 जो है क्रेडिट नोट में और डेबिट नोट में डाल दिया, यानी कि अपने इनवॉइस में डाल दिया। अब आप क्या करोगे, इस जगह पर आपको पैसा और चाहिए क्योंकि आपने जो है अपने इनवॉइस के अंदर 20-30,000 डाला है, जबकि आना कितना चाहिए था 50,000। तो अब पैसा कम हो गया ना, अब क्या करें, तो भैया अब आपको इशू करना पड़ेगा डेबिट नोट। अब आप डेबिट नोट इशू करो, उस पर वैल्यू लिखो जितनी बची है और वो सामने वाले को दे दो डेबिट नोट। अब सामने वाला जब उसको पढ़ेगा तो वो देखेगा कि मैंने गलत पैसा पे करा है,
मुझे पैसा ज्यादा पे करना चाहिए था, मैंने कम पे करा है, तब वो आपका पैसा आपको लौटाएगा, तब आपका पैसा आएगा और आप खुश। तो इसको बोलते हैं डेटर्स यानी डेबिट नोट। तो डेबिट नोट क्या होता है, कह रहा है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है जिस पर आपने टैक्स चार्ज किया है, अगर वो पाता है कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपने पे जो करी है वो लेस करी है, लेस देन टैक्सेबल वैल्यू, आपने देखा कि आपने जो टैक्सेबल वैल्यू पे करी है वो कम है जबकि इतनी नहीं बन रही है और ज्यादा बन रही है, तब आप और सामने वाले से बोलोगे कि भाई डेबिट नोट इश्यू कर रहा हूं, आप और पैसा भिजवाइए, आपने पैसा कम दिया है। समझ आया। दूसरा कह रहा है कि टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन द एक्चुअल टैक्स पेबल, जो एक्चुअल टैक्स पेबल होता है ना उससे आपने टैक्स को कम चार्ज किया हो। यानी कि एग्जांपल समझो, एग्जांपल में लिखा है टैक्स चार्ज किया है 18%, बट टैक्स चार्ज होना चाहिए था 12, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, टैक्स चार्ज करना चाहिए था 18%, बट टैक्स चार्ज कितना हुआ है, वो हुआ है 12%। ठीक है, टैक्स 12% चार्ज हुआ है जबकि 18% चार्ज होना था, यानी कि पैसा जो है कम चार्ज किया आपने, टैक्सेबल वैल्यू कम चार्ज की है। तो इस जगह पर आपको और पैसा पार्टी से डिमांड करना पड़ेगा कि आप पैसा दीजिए और हमको क्या करना है, टैक्स पे करना है और ज्यादा। ठीक है, तो ये था डेबिट और ये था क्रेडिट नोट। समझ आ गया दोनों केस। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर बताने का। प्रोहिबिशन यानी कि कुछ ऐसी जगह जहां पर आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। तो सिंपल है, आप टैक्स कब नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो आप टैक्स कलेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसमें बस यही बताना है कि प्रोहिबिशन यानी कि किस जगह पर वादित है, विरोध किया जाता है कि आप टैक्स नहीं पे कर सकते या नहीं आप कलेक्ट कर सकते। ये कब होता है, सिंपल है, जब आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, आपने जीएसटीएन का आपने यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं लिया हुआ, या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उस लिमिट जो सेट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी काउंसिल द्वारा, उससे कम है, तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, जीएसटी नंबर, और ना आप रजिस्टर्ड होगे और ना आपको टैक्स पे करना है, ना आपको आईटीसी वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर वही है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ई वे बिल। देखो ई वे बिल अपने आप में एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसकी प्रैक्टिकली वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना कि ई वे बिल चालान वगैरह कैसे करते हैं। बुक के अंदर न्यूमेरिकल में इतना अच्छे से समझाया नहीं है, बट जितना समझाया मैं आपको वो बता देता हूँ कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल एक बेसिकली चालान होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तब आपको उस पर चालान देना पड़ता है, ई वे बिल आपको काटना पड़ता है, ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसकी एक लिमिट भी रखी गई है, कहता है कि अगर 50,000 से ज्यादा का सामान है, अगर 50,000 से ज्यादा का सामान है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट में तो उस जगह आपको जनरेट नहीं करना। यहाँ पे लिखा है कि द कंट्रोल इट कंट्रोल टैक्स एवेशन और कंप्लायंसेस। ई वे बिल जो है वो टैक्स एवेशन और कंप्लायंसेस को कंट्रोल करता है। ई-वे बिल जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी ई-वेब। कह रहा है ई-वे बिल जो है वो जनरेट कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली, एक साइट है गूगल क्रोम पे, वहां पर साइट से जाकर ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। साइट का जो कॉमन पोर्टल है वो सबके लिए एक होता है। कॉमन पोर्टल कौन सा है वो मैंने लिख दिया है, www.ewaybillgst.gov.in। तो इस साइट से जाकर आप ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटीज ई वे बिल प्रोवाइड करता है अपने टैक्स पेयर वगैरह को, ई वे बिल जो जनरेट करते हैं। तो 4 तरीके की फैसिलिटी होती है जो ये प्रोवाइड करता है। पहली जनरेशन यानी ई वे बिल जनरेट करने की, दूसरी कैंसिलेशन बिल कैंसिल करने की, तीसरी अपडेशन और चौथी असेसमेंट या बोल सकते हो असाइनमेंट। ठीक है, तो ये 4 तरीके की फैसिलिटी ई वे बिल प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ई वे बिल में आपको देनी मैंडेटरी होती है ई वे बिल बनाने के टाइम पे। तो जब भी आप किसी का ई वे बिल जनरेट करोगे ना या ई वे बिल बनाओगे, तब वहां पर आपके जो फर्निश्ड इंफॉर्मेशन है वो 2 पार्ट में मांगी जाती है। एक होता है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में जो ई वे बिल के अंदर इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको यहाँ से पढ़कर बता देता हूँ, रीड करके। पार्ट नंबर ए में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें लिखा है कि जीएसटीआई नंबर जो होता है सप्लायर का वो मांगा जाता है, नहीं सॉरी, जीएसटीआई नंबर सप्लायर का भी और रिसिपिएंट का भी, दोनों का मांगा जाता है। ठीक है, कह रहा है प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी कि किस जगह पर डिलीवरी होगी वो पार्ट ए के अंदर आती है। फिर लिखा है कि पिन कोड जो है वो भी पार्ट के अंदर आता है कि पिन कोड कहाँ पे कौन सी जगह हो रही है डिलीवरी। वो कोई भी टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या फिर कोई भी चालान डिलीवर हुआ या बिल ऑफ एंट्री है तो वो भी इसमें आएगी। कह रहा है नंबर एंड डेट
उसकी डेट या फिर जो नंबर है सीरियल नंबर वो भी आपका उसमें आएगा, किस दिन आपने चालान बनाया वो भी आएगा। कह रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स भी आएगा कि गुड्स की वैल्यू कितनी है। HSN नंबर भी आएगा, हार्मोनिस्ट वैल्यू जो बताई थी मैंने वो भी आएगी आपकी। दूसरा लिखा उसके बाद इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का रीजन भी आएगा, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो तो उसका रीजन भी आएगा। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं पार्ट नंबर ए में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन पार्ट ए में ये सब चीजें आती हैं। पार्ट बी जो होता है इसके बाद उसमें क्या क्या चीजें आती है वो मैं बताता हूँ, नोट करते जाना साथ के साथ रोक के, ठीक है। पार्ट बी में जो डिटेल्स आती हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। पहला लिखा है ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, लाइक गुड्स रिसिप्ट या फिर नंबर, या रेलवे रिसिप्ट नंबर, या एयरवे बिल रिसीव नंबर, या बिल ऑफ लैंडिंग नंबर। तो आपको ये पहले देना पड़ता है, वहां पे नंबर डालना पड़ता है। अगर कोई भी व्हीकल है तो उस व्हीकल का नंबर और कौन से रोडवेज पे जा रहा है तो वो रोडवेज है या कैसा है वो आपको बताना पड़ता है। कह रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो पर्सन होता है वो ट्रांसपोर्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बिहाफ पर डालता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आती है पार्ट बी में। पार्ट बी में आती है ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, पार्ट ए में वो आती है सप्लायर और रिसिपिएंट की डिटेल्स, जैसे एड्रेस, गुड्स की वैल्यू, HSN हो गया, टाइम ऑफ इशू हो गया, कब आप इशू कर रहे हो चालान, और साथ साथ रिसिपिएंट वगैरह का एड्रेस वगैरह होगा। तो ये सारी डिटेल आती है पार्ट ए में, और पार्ट बी में सप्लायर की डिटेल्स आती है। समझ आया? बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेट, ई-वे बिल जो है रिक्वायर्ड कब होता है जनरेट करने के, ये रूल नंबर 138 और क्लॉज नंबर ए में लिखा है, मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो कंसेंट वैल्यू पे कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह और उसकी वैल्यू गुड्स की 50,000 से ज्यादा है, इस केस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा लिखा है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी रिलेशन ऑफ सप्लाई से होगा अगर आपके गुड्स या सर्विसेज का, तब आपको ई-वे बिल काटना है। अदर देन अगर सप्लाई है तो भी आपको काटना है। और लिखा है कि इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि कोई भी सप्लाई किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आ रही है, इनवर्ड है, अपने पास आ रही है, तब उस जगह भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। समझ आया? आगे लिखा अगला पॉइंट वैलिडेशन पीरियड। वैलिडेशन पीरियड से ना एक पॉइंट और है बीच में बुक में, जहां पर लिखा है कि ई-वे बिल किनको जनरेट नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको थोड़ा सा, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो ज्यादा इतना आता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ई-वे बिल कहाँ कहाँ जनरेट नहीं करना। तो ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अगर आपका कोई भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह की सप्लाई का काम है तो आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। और कैरोसिन ऑयल है, अगर आप जो सेल्ड करते हो, कैरोसिन ऑयल वगैरह आप सोल्ड कर रहे हो तो आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। कह रहा है पोस्टल बैगेजेस ट्रांसपोर्ट बाय डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट के द्वारा हो रहा है तो ये ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद लिखा है कि कोई भी ज्वेलरी का काम है, सिल्वर स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, या कोई भी ज्वेलरी से रिलेटेड काम है, ज्वेल्स वगैरह का काम है, तो आपको ई-वे बिल नहीं काटना। लिखा उसके बाद करेंसी वगैरह का काम है कोई, तो ई-वे बिल नहीं लगेगा। आपका कोई भी पर्सनल यूज है या हाउस होल्ड इफेक्ट की वजह से यूज है तो ई-वे बिल नहीं काटना। उसके बाद लिखा है कोरल अनवर्कड या फिर कोरल वर्कड जो होगा, इसमें भी आपको ई-वे बिल नहीं काटना, ठीक है। और भी बाकी कुछ चीजें लिखी हैं जो आपको बुक में से इजीली मिल जाएंगी, बाकी ये ज्यादा पूछते नहीं है तो मैंने आपको इसमें बता दिया, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। बात करते हैं वैलिडिटी क्या होती है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या है, कैसे ई-वे बिल आपको कितने दिनों के लिए इशू किया जाता है, कितने दिनों के लिए आपको पहुंचाना पड़ता है, डिलीवरी कैसे होती है, इसकी वैलिडिटी समझते हैं। कह रहे टाइप ऑफ कन्वेंस, अगर आपका कन्वेंस इस टाइप का, अगर नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल कार्गो यानी जो फास्ट डिलीवरी करते हैं वो वाले कार्गो, अगर ऐसे कार्गो हैं और आपका अगर डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है जहां पर आपको माल पहुंचाना है, ई-वे बिल लेके जा रहा है, तो वो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, अगर अप टू 200 किलोमीटर है, 200 से ज्यादा किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है या 200 के अंदर अंदर है, पहले बात करते हैं अंदर वाले की। अगर 200 से अंदर अंदर आपका डिस्टेंस है और नॉर्मल कार्गो में आपने डिलीवरी करी है तो आपको 1 दिन का टाइम मिलता है वैलिडिटी के लिए, कि 1 दिन के लिए आपको ई-वे बिल बनाकर दिया जाएगा, वो वैलिड रहेगा। अगर आपका डिस्टेंस 200 किलोमीटर से ज्यादा है, लिखा है फॉर एडिशनल 200 किलोमीटर, 200 से ज्यादा यानी 300, 250, 450, 500, जब भी ज्यादा होगा, 200 से ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको एडिशनल 1-1 दिन करके जोड़ दिया जाएगा जब भी आपका ई-वे बिल ज्यादा होगा 200 से ज्यादा किलोमीटर पे, ठीक है। दूसरा आता है ओवर डायमेंशनल कार्गो।
ओवर डायमेंशनल कार्गो ऐसी कार्गो है जहां पर माल को भारी संख्या में पहुंचाया जाता है और यहाँ पर कार्गो बहुत धीमी रफ्तार से चलता है। जब धीमी रफ्तार से चलेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर थोड़ी कर पाएगा, तो डिस्टेंस थोड़ा सा कवर करता है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जा रहा है, क्योंकि ये ओवर डायमेंशनल है। कुछ ट्रक ऐसे भी होते हैं हाईवे पे जो बहुत लोडेड होते हैं, देखा होगा, ऐसे ट्रकों के लिए डिस्टेंस 20 किलोमीटर होता है। अगर वो 20 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसके लिए 1 दिन का टाइम है कि 1 दिन में 20 किलोमीटर जाएगा तो ये बिल वैलिड है। अगर 20 से ज्यादा किलोमीटर जाना है, जैसे 30 किलोमीटर जाना है, तो 20 के बाद अगले 20 किलोमीटर जो होंगे उस पर 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो ऐसे वैलिडिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर 60 दिन है तो 3 दिन बढ़ जाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा टाइम उसका। समझ आया? तो ये थी ई वे बिल की वैलिडिटी। अगर वो नॉर्मल कार्गो है और डायमेंशनल है तो उसके लिए अलग है। डायमेंशनल वो जो धीमे धीमे चलते हैं, नॉर्मल वो जो स्पीड में चलते हैं, तो उनकी है 200 पर 1 दिन और इस पर है 20 किलोमीटर पर 1 दिन। समझ आया? तो ये था आपका पूरा चैप्टर। तो आज हमने चैप्टर नंबर 12 को यानी टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट, डेबिट नोट और ई वे बिल को पूरी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की अगली वीडियो के लिए। इसका जो अगला पार्ट है यानी पार्ट नंबर 13 जो है चैप्टर 13, वो कल या परसों जल्दी आ जाएगा और बाकी चैप्टर भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो वो व्हाट्सएप पे जाके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर भी ऊपर मेंशन है। यहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि मिनिमम प्राइस जो भी 150-130 वो पे करके आप नोट्स के पीडीएफ को ले सकते हो। और जो इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना एक एक करके सारे वीडियो लेक्चर्स को। ठीक है भाई, चलिए जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसको उतारो आराम से।